कहानी की शुरुआत होती है एक नई पीढ़ी के सम्राट से, जहां एक नए राजा का राज्याभिषेक हो चुका था और कोई भी बंदर उसके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन वह समझदार और जिज्ञासु नोआ पर खास ध्यान देता है। उसे उम्मीद है कि एक दिन नोआ उस गुप्त बेस का दरवाजा खोलेगा और इंसानों के हाईटेक हथियारों को खोज निकालेगा। सम्राट नोआ को सख्त चेतावनी देता है कि कभी भी चालाक और धूर्त इंसानों पर भरोसा मत करना, लेकिन अनुभवहीन नोआ उसकी बात नहीं मानता। वह चुपके से इंसानों के साथ उस गुप्त बेस में घुस जाता है, यह जाने बिना कि वह एक जाल में फंस चुका है। जैसे ही बेस का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है तो तेज धूप अंदर आती है। दरवाजे पर एक बंदर की परछाई दिखाई देती है। जब नोआ ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वह उसकी अपनी माँ है। अचानक सम्राट वहाँ प्रकट होता है। उसके चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही है, मानो वह पहले से ही नोआ की हर चाल समझ चुका हो और सही मौके का इंतजार कर रहा हो। वह फिर से नोआ को चेतावनी देता है कि इंसान उतने सरल नहीं है जितने दिखते हैं। इसके बाद सम्राट अपने सैनिकों को सुना को पकड़ने का आदेश देता है और इंसानों से बेस में घुसने का मकसद पूछता है। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। तभी हॉल में एक जोरदार धमाका होता है। घबराए हुए इंसान इधर उधर भागने लगते हैं। दरअसल एनी ने एक इंसानी हाईटेक हथियार निकाल लिया था। एक ही पल में हालात पलट जाते हैं। जो बंदर अभी सुना को पकड़े हुए था वह सीधे जमीन पर गिर पड़ता है और उसे कुछ कहने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन सम्राट खुश हो जाता है क्योंकि इंसानों के उन्नत हथियार ही तो उसका सपना थे। वह एनी से कहता है कि अब वह सुरक्षित जा सकती है क्योंकि बेस के अंदर और भी हथियार छिपे हुए थे। अगर वह सब उसके हाथ लग जाए तो दुनिया पर राज करना बस वक्त की बात होगी। इसी बीच पहले से लगाए गए बम में आग लगा दी जाती है और कुछ ही क्षणों में जोरदार विस्फोट होता है। हालात बेकाबू हो जाते हैं और कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है। ये कहानी पहले बंदर नेता सम्राट की मौत के सैकड़ों साल बाद की है। बंदरों ने कई कबीले बना लिए हैं जबकि इंसान जंगली जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। कभी आसमान छूती ऊंची इमारतें अब घने जंगलों में बदल चुकी हैं। नोआ एक ऐसे ही कबीले का युवा सदस्य है जो फाल्कन कबीले का एक युवा चिंपैंजी होता है। वह अपने दोस्तों अनाया और सुना के साथ मिलकर बाज के अंडे इकट्ठा कर रहा था ताकि अगले दिन होने वाले वयस्कता संस्कार की तैयारी पूरी की जा सके। लेकिन घोंसले से केवल 2 ही अंडे लिए जा सकते थे। तीनों असमंजस में पड़ गए। तभी ऊंचाई से अचानक बाज की तेज आवाज सुनाई दी। वे तुरंत समझ गए कि ऊपर कहीं और भी एक घोंसला है। रास्ता बेहद खतरनाक था और नीचे गहरी खाई थी जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। नोआ ने बिना जरा भी हिचकिचाए पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठा ली, पूरी ताकत लगाई और सामने की ओर छलांग लगा दी। अपनी फुर्ती और साहस के दम पर कई रोमांचक और जोखिम भरे कदम पार करते हुए वह आखिरकार चट्टान की चोटी पर बने घोंसले तक पहुंच गया। लेकिन उसकी जीत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक एक गुस्से से भरी बात झपट कर आई और बेखबर नोआ को धक्का दे दिया। नोआ हवा में लुढ़कता हुआ गहरी खाई की ओर गिरने लगा। अनाया और सुना भय से कांप उठे। वे चट्टान के किनारे तक दौड़े लेकिन बस बेबस होकर उसे गिरते देख सकते थे। जब उन्हें लगा कि अब नोआ का बचना नामुमकिन है तभी चमत्कार हुआ। गिरते गिरते नोआ ने बाहर निकली एक टहनी को पकड़ लिया और उसी के साथ वह दुर्लभ बाज का अंडा भी उसके हाथ में था। खतरे से भरी इस मुहिम के बावजूद तीनों दोस्त अपनी सफलता की खुशी में डूब गए। लेकिन जब वे घोड़ों पर सवार होकर कबीले की ओर लौटने लगे तब नोआ ने देखा कि उसका प्यारा कंबल गायब था। उसी समय पास के जंगल से कुछ संदिग्ध आवाज आई। तीनों सतर्क हो गए। उन्होंने एक धुंधली आकृति को तेजी से भागते देखा। बिना सोचे समझे नोआ ने अपने साथियों का नेतृत्व किया और पीछा शुरू कर दिया। कुछ दूर दौड़ने के बाद नोआ अचानक रुक गया और उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उनके सामने एक डरावनी सुरंग का द्वार था। नोआ को अपने कबीले के बुजुर्गों की चेतावनी याद आई कि उस सुरंग के दूसरी ओर भयानक इंसान रहते हैं। तीनों युवा चिंपैंजी सांस रोके सावधानी से पेड़ पर लटकी उस चीज की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे तो एक अजनबी और बेचैन कर देने वाली गंध उनकी नाक में समा गई। कोई शक नहीं था कि वह इंसानों की गंध थी। डर की लहर उनके भीतर दौड़ गई। तीनों ने घबराकर कंबल पकड़ा और तेजी से भागे। घोड़ों पर सवार होकर वे बिना पीछे देखे अपने कबीले की ओर दौड़ पड़े। नोआ का कबीला बड़ा समृद्ध और शांति से भरा हुआ था। जैसे ही नोआ और उसकी टोली वापस लौटी तो पूरे कबीले में हलचल मच गई। छोटे छोटे बंदर उत्सुकता से उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए ताकि उनके विजय चिन्ह यानी बाज के अंडों को देख सके। नोआ के लिए सबसे जरूरी था कि अपने पिता की स्वीकृति पाना। वह कबीले के प्रसिद्ध बाज प्रशिक्षक का बेटा था, लेकिन अब तक वह अपनी कोई खास प्रतिभा साबित नहीं कर पाया था। इस बार अपने दम पर लाए गए बाज के अंडे ने उसे आत्मविश्वास दिया। लेकिन कंबल पर लगे खून के धब्बों ने उसके पिता को शक में डाल दिया। उसमें साफ तौर पर इंसानों की गंध आ रही थी। पिता ने उससे सवाल किया पर नोआ ने साफ इनकार कर दिया कि वह कभी सीमा के पास गया था। पिता ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, बस कबीले के बुजुर्गों को आदेश दिया कि अगर आसपास इंसान दिखे तो उन्हें भगा दिया जाए। बुजुर्गों को जाते देख नोआ के मन में अजीब सी बेचैनी भर गई। उस रात नोआ को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा, फिर उठकर अपनी माँ की टूटी हुई छड़ी ठीक करने लगा। तभी अचानक उसे जलने जैसी तेज गंध महसूस हुई। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वह सावधानी से उस दिशा में बढ़ा। लेकिन गोदाम के पास पहुंचकर उसने जो देखा उससे वह सन्न रह गया क्योंकि वहां एक इंसान खड़ा था। नोआ ने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन इंसान ने उसे जोर से धक्का दे दिया। जब तक नोआ संभल पाता उसकी बाहों में पकड़ा बाज का अंडा जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो चुका था। अब नोआ बुरी तरह घबरा गया। अगले ही दिन वयस्कता समारोह था। कबीले के मुखिया का बेटा होने के नाते उस और नए बाज के अंडे की तलाश में घोंसले तक जाएगा। काली तूफानी रात में नोआ अकेले घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रात का जंगल खतरों से भरा था। अजीब अजीब आवाजें उसके रोकटे खड़े कर रही थी, लेकिन उससे भी भयानक दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। जंगल के बीचों बीच खून से सना नरसंहार का दृश्य था। नोआ का दिल जोर से धड़कने लगा। वह घोड़े से उतरकर पास गया। जब उसने मृत शरीर को पहचाना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसके पिता द्वारा भेजे गए बुजुर्गों में से एक था। हैरानी और डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। तभी अचानक तेज घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही दूरी पर बंदरों की एक विशाल सेना दिखाई दी। नोआ तुरंत पास की घास में छिप गया और सांस रोककर बैठ गया। वे घुड़सवार बेहद खतरनाक लग रहे थे। उनके सिर पर मुखौटे थे, हाथों में जलती मशाले और हथियार थे। उनका रूप देखकर साफ हो गया कि वे किसी भी हाल में दया दिखाने वाले नहीं थे। वे आगे बढ़ते हुए जमीन पर पड़ा कंबल उठा लेते हैं। तभी अचानक नोआ का घोड़ा बाहर आ जाता है। नोआ का दिल धक से रह जाता है। गिरोह का सरदार सेसा तुरंत समझ जाता है कि घोड़े का पीछा करने से उन्हें रास्ता मिल जाएगा। अब नोआ घबरा उठता है। वह उनके पीछे पीछे पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन देर हो चुकी थी। जब वह अपने कबीले लौटता है तो सामने का दृश्य देखकर सन्न रह जाता है क्योंकि सब
सब कुछ तहस नहस हो चुका था। कबीले के लोग क्रूर हमलावरों के सामने एक एक कर गिर रहे थे। चारों ओर चीख पुकार और खून खराबा था। नोआ बाज टावर पर चढ़कर अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे क्या पता था कि इसी कोशिश में वह अनजाने में अपने पिता के छिपने की जगह उजागर कर देगा। घुड़सवारों का नेता सेसा भी उसके पीछे पीछे ऊंचे टावर पर चढ़ आता है। वह बिजली वाले डंडे से पुराने मुखिया पर वार करने लगता है। निरशस्त्र पिता उस निर्दयी सेसा के सामने टिक नहीं पाते। गुस्से से भरा नोआ पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन जब वह पलट कर देखता है तो उसके सामने अपने पिता की अंतिम सांसें लेती देह होती है। सेसा एक तथाकथित संत की तरह खड़ा होता है, फिर अपने हथियार से सामने की बिजली की तार को छूता है। ऊंचाई से गिरता नोआ किसी तरह बच जाता है। जब वह दोबारा होश में आता है तो उसका कबीला राख बन चुका होता है। चारों ओर बर्बादी देखकर उसका दिल टूट जाता है। पिता की लाश देखकर उसे यकीन हो जाता है कि पिछली रात का सब कुछ कोई सपना नहीं था। वह अपने पिता को सम्मान पूर्वक दफनाता है। बाकी बचे कबीले वालों की जिंदगी भी खतरे में। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। सुबह की धूप में वह एकमात्र बचे युद्ध घोड़े पर सवार होता है, हथियार उठाता है और उसी जगह लौटता है जहां उसे कंबल मिला था। वह सुरंग अब भी उतनी ही डरावनी थी, लेकिन अब नोआ के पास पीछे हटने का विकल्प नहीं था। अपनी कठिन बदले की यात्रा शुरू करने के लिए वह जमीन पर पड़े पैरों के निशानों का पीछा करते हुए बेखौफ सुरंग में दाखिल हो जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे अपनी माँ का कंबल दिखाई देता है। ये एक सुराग था जो उसने जानबूझकर छोड़ा था। नोआ का संकल्प और मजबूत हो जाता है। रात में तेज हवा चलने लगती है। उसे बार बार महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लंबे इंतजार के बाद वह थककर सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सूरज की रोशनी फैली होती है और उससे भी हैरानी की बात यह थी कि उसके पिता का बाज जिन्वू उसके सामने खड़ा था। हालांकि जिन्वू उसे कभी पसंद नहीं करता था, फिर भी नोआ उससे सांत्वना चाहता है, लेकिन बाज उसे चोंच मारता है। ये दर्द जैसे उसके मन का बोझ हल्का कर देता है। वह फिर से अपने सफर पर निकल पड़ता है, लेकिन अचानक वो एक जाल में गिर जाता है। घबराहट में संभल ही रहा था कि एक बंदूक उसकी कनपट्टी पर आ टिकती है। राखा नाम का एक बंदर सामने आता है। वह पास जलती हुई लकड़ियों की ओर इशारा करता है। उसका गांव भी उन्हीं मुखौटा पहने बंदरों ने लूट लिया था। दो अजनबी धीरे धीरे अपनी सतर्कता कम करते हैं। राखा से नोआ को पता चलता है कि वे नकाबपोश बंदर आखिर है कौन। दरअसल महान सम्राट की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ दिया गया है। जहाँ कभी एकता में शक्ति और बंदर इंसानों को नहीं मारेंगे का सिद्धांत था, अब उसे बदलकर यह बना दिया गया है कि सिर्फ शक्तिशाली ही राज्य करेगा। यह एक विकृत आस्था थी जो टेढ़ी मेढ़ी सोच का ऐसा जमावड़ा जिसने नोआ के मन में गहरा भय भर दिया। जिस नकाबपोश कबीले ने उसके लोगों का संहार किया था, वे भी इसी भटकी हुई विचारधारा के अनुयायी थे। उनका सरदार तो खुद को अगला सम्राट कहता था। राखा गुस्से से कांप उठा। बातचीत के दौरान नोआ को फिर वही इंसानी लड़की दिखाई दी। वह क्रोध से चिल्लाया कि यहाँ से चली जाओ। यह देखकर राखा को एहसास हुआ कि शायद बाहरी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। उसने सच्चाई जानने के लिए नोआ के साथ चलने का फैसला किया। रास्ते में जिन्वू चुपचाप उनके पीछे पीछे उड़ता रहा। रात को विश्राम करते समय वह इंसानी लड़की फिर आ गई। राखा को संदेह था, फिर भी उसने उसे खाना और एक कंबल दे दिया। लड़की कांपते हुए चुपचाप खाना खाने लगी। राखा ने उससे संवाद करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नोआ अब भी उसे पसंद नहीं करता था और उसने कोई दुश्मनी भी नहीं दिखाई। आधी रात को नोआ अकेले आसपास टहलने निकला और उसे एक दूरबीन मिली। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या करे। तभी पीछे पीछे आई लड़की ने उसे सहजता से उठाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तभी नोआ को एहसास हुआ कि इंसान भी बंदरों की तरह बुद्धिमान हो सकते हैं। उसने लड़की को साथ चलने की अनुमति दे दी। राखा खुशी से झूम उठा और लड़की को अपने साथ आने का निमंत्रण दिया। वह उसे कुछ ऐसे रहस्य भी बताने लगा जो केवल वही जानता था। यात्रा के दौरान उन्हें एक झुंड प्यारे जेबरा दिखाई दिए। ये प्रजाति नोआ ने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन लड़की के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। तभी सामने की पहाड़ी पर लड़की के कुछ अन्य इंसान दिखाई दिए। लड़की तुरंत उनकी ओर बढ़ी। राखा भी उसके साथ गया। चर्चा के बाद राखा और लड़की ने वहीं रुकने का फैसला किया, जबकि अपने कबीले से मिलने की उम्मीद में खुश नोआ ने अकेले आगे बढ़ने का निश्चय किया। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि नकाबपोश कबीला वहां आ धमका। उन्होंने भीड़ को तितर बितर कर दिया और इंसानों का बेरहमी से पीछा करना शुरू कर दिया। राखा इंसानों को बचाना चाहता था, पर वह घिर चुकी थी। नकाबपोश साफ तौर पर उसी को ढूंढ रहे थे। सामने झाड़ियों में छिपने की थोड़ी जगह थी, लेकिन ज्यादा देर तक वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। सेसा ने अपने आदमियों को अलग अलग दिशाओं में तलाश करने का आदेश दिया। लड़की झाड़ियों में रेंगते हुए छिपने की कोशिश करने लगी। जब वह पूरी तरह गिरने वाली थी, तभी उसने सामने नोआ को भटकते देखा। शायद वही उसकी आखिरी उम्मीद था। लड़की नोआ की ओर भागी और पास पड़े एक सूखे पेड़ का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की। लड़की फुर्ती से काले घोड़े पर कूद जाती है। सेसा तुरंत उसके पीछे लपकता है, लेकिन नोआ एक जोरदार लात मारकर उसे घोड़े से नीचे गिरा देता है। लड़की बच जाती है, पर नकाबपोश घुड़सवार हार नहीं मानते। वे फिर से पीछा शुरू कर देते हैं। सौभाग्य से राखा समय पर मदद के लिए पहुंचता है और किसी तरह वे बच निकलते हैं। उस दिन के बाद से नोआ और उसके साथी सेसा की ब्लैकलिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन अब नोआ एक और बात से ज्यादा हैरान था कि इंसान बोल सकता है। जन्म से ही उसने इंसानों को गूंगे समझा था। लड़की आखिरकार अपना असली नाम एनी बताती है। वह बताती है कि उसकी माँ ने उसे चुप रहकर जीने की सीख दी थी ताकि वह सुरक्षित रह सके। एनी और नोआ का लक्ष्य एक जैसा था। उसे यकीन था कि बाकी बंदर भी उसी गुप्त ठिकाने की ओर जा रहे हैं जहां वह जाना चाहती है। नोआ चुपचाप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और एनी को अपने साथ शामिल कर लेता है। उस रात कुशल हाथों वाला नोआ अकेले ही एक खराब पड़ा कंप्यूटर ठीक कर देता है। कुछ समय बाद वे एक खतरनाक सी दिखने वाली जगह पर पहुंचते हैं। एक लकड़ी का पुल नदी पार करने का एकमात्र रास्ता था। एनी सबसे पहले पुल पर चढ़ती है। नोआ और राका उसके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था पुल के नीचे मौत घात लगाए बैठी है। सेसा के आदमी मौके की तलाश में थे कि उन्हें एक ही बार में पकड़ ले। अचानक सेसा सामने रास्ता रोक लेता है। एनी घबराकर पीछे हटती है, पर पीछे का रास्ता भी नकाबपोशों ने घेर लिया था। अराजकता के बीच एनी नदी में गिर जाती है। राका बिना एक पल गवाए पानी में कूद पड़ता है। खुद खतरे में पड़कर भी वह पूरी ताकत से एनी को वापस पुल तक पहुंचा देता है, लेकिन खुद उफनती धारा में बह जाता है। नोआ अपने दोस्त को पानी में गायब होते देख टूट जाता है। उसका दिल जैसे चाक हो जाता है, लेकिन इस समय वह खुद कैदी बन चुका था। वह कुछ नहीं कर सकता था और बस यह सब होते देख सकता था। आखिरकार उसे अपमानित करके घोड़े के पीछे बांध दिया जाता है और घसीटते हुए दुश्मनों के शिविर में ले जाया जाता है। नकाबपोश कबीले का साम्राज्य देखकर वह स्तब्ध रह जाता है। उनका इलाका विशाल था। हजारों बंदर वहां रहते थे। कई तो वे थे जिन्हें सेसा ने जबरदस्ती गुलाम बनाकर अपने अधीन कर लिया था। एक राहत की बात यह थी कि नोआ को अपने कबीले के कुछ जीवित सदस्य मिल जाते हैं। उधर एनी को एक रहस्यमय कमरे में कैद कर दिया जाता है। वह जगह इंसानी सभ्यता के अवशेषों से भरी थी। वहां ढेर सारी पुरानी किताबें भी सुरक्षित रखी थी।
थी। जिज्ञासा में वह चारों ओर देखने लगती है, तभी उसके पीछे अचानक कोई आ खड़ा होता है। वह एक मध्यम आयु का पुरुष था, ट्रेविथन था। वह नए सम्राट द्वारा पाला गया इंसान था। ट्रेविथन का काम था नेता के लिए किताबें पढ़ना। एनी ने उसे तिरस्कार से देखा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि ट्रेविथन सिर्फ आज्ञाकारी पालतू नहीं था। असल में नया सम्राट मानव सभ्यता के पतन के समय छिपाए गए खजाने पर नजर गड़ाए बैठा था। उस गुप्त भंडार में अत्याधुनिक तकनीक छिपी थी, लेकिन उसका दरवाजा अभेद्य था। कई बार जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार असफलता मिली। मजबूर होकर सम्राट रोज ट्रेविथन से सलाह लेने लगा। ट्रेविथन जानता था कि इंसानों का स्वर्ण युग खत्म हो चुका है, फिर भी वह पढ़ाने में पूरी लगन दिखाता था और हथियारों के विकास में भी उसका बड़ा योगदान था। यही वजह थी कि सम्राट का साम्राज्य इतनी तेजी से फैल सका। लेकिन सम्राट की योजना अधूरी रह गई। एनी कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसे पता था कि उस गुप्त खजाने में छिपा रहस्य मानव शासन को पलट सकता है। सम्राट चाहे जितनी धमकी दे, एनी ने अपना राज नहीं खोला। सम्राट क्रोधित था, पर उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने नोआ को चेतावनी दी कि इंसानों पर भरोसा मत करो, वरना खुद अपनी कब्र खोदोगे। शायद वह दोनों के बीच दरार डालना चाहता था, लेकिन यह बात सचमुच नोआ के मन को हिला गई। वह इस दुनिया को नए नजरिए से देखने लगा। जब वह असमंजस में था, तभी अब तक उससे दूरी बनाए रखने वाला जिन्वू खुद आकर उसके कंधे पर बैठ गया। उफनती लहरों को देखते हुए नोआ समझ गया कि अब फैसला करना होगा। रात के अंधेरे में वह चुपके से एनी के कमरे में घुसता है। चारों ओर किताबें ही किताबें थी। वह फिर से पूछता है कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। एनी बताती है कि वह उस गुप्त बेस में एक खास किताब ढूंढने जा रही है। उस किताब से इंसान फिर से बोलना सीख सकते हैं। नोआ इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानता था, लेकिन उसने एनी पर एक बार फिर भरोसा करने का फैसला किया। वह अपने दो सबसे भरोसेमंद साथियों को बुलाता है और एनी के साथ मिशन पर निकल पड़ता है। एनी पहले से पूरी योजना बना चुकी थी। उन्होंने डैम पर बम लगा दिया। जैसे ही गेट खुलेगा, वे विस्फोट करेंगे और समुद्र का पानी बेस के अंदर घुसकर सारे हथियार नष्ट कर देगा। इसके बाद नोआ अपने लोगों को आजाद कर सकेगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे कि ट्रेविथन अचानक सामने आ गया। एनी ने उसे साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेविथन अड़ा रहा, क्योंकि इंसानों का समय खत्म हो चुका था। एनी ने बिना झिझक उसे काबू कर लिया। यह दृश्य आसपास खड़े बंदरों को चौंका देता है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वे योजना के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। जल्द ही वे एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचते हैं। अपनी जातिगत फुर्ती से वे तेजी से चढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में गुप्त बेस का वेंटिलेशन शाफ्ट सामने होता है। एनी मशाल उठाकर बिना डरे अंदर चली जाती है। बेस के अंदर आधुनिक तकनीक की भरमार थी, लेकिन मेघ को रास्ता अच्छी तरह मालूम था और वह सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। नोआ भी आसपास की जगहों को टटोलना शुरू कर देता है। आसपास की हर चीज देखकर नोआ स्तब्ध रह जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे एक चित्र पुस्तक मिलती है। उसमें दिखाया गया था कि कभी बंदर इंसानों के पालतू हुआ करते थे और उन्हें पिंजरों में कैद रखकर प्रदर्शन के लिए रखा जाता था। ये सच नोआ की पूरी सोच को हिला देता है। वह आगे खोजबीन करने ही वाला थी कि एनी वापस लौट आती है। वह चुपके से वह चीज ले चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन वह कोई किताब नहीं थी जिससे इंसान बोलना सीख सके, बल्कि एक सैटेलाइट डिक्रिप्शन चाबी थी। एनी नोआ को योजना के मुताबिक गेट खोलने ले जाती है ताकि समुद्र का पानी बेस में घुसकर सब कुछ डुबो दे। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि टेसा पहले से ही खजाने के दरवाजे पर मौजूद है। और इससे भी भयानक था कि नोआ का कबीला भी वहीं लाया जा चुका था। कभी भी उनका संहार हो सकता था। उसी जानलेवा पल में अचानक गोली की आवाज गूंजती है। एनी ने पिस्तौल निकाल ली थी। यह देखकर टेसा घबरा जाता है और जल्दबाजी में एनी को जाने देने का वादा करता है। एनी बिना झिझक निकल जाती है और जाते जाते सारे बम विस्फोटित कर देती है। देखते ही देखते प्रचंड समुद्री लहरें अंदर घुसने लगती हैं। सभी बंदर जान बचाने के लिए खजाने के भीतर की ओर भागते हैं। बहुत कोशिशों के बाद अधिकतर बंदर ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाते हैं, जहां पुराने वेंटिलेशन शाफ्ट था। लेकिन नोआ चैन की सांस भी नहीं ले पाता कि सम्राट उसे जमीन पर पटक देता है। वह क्रोध से चिल्लाता है कि तुमने एक इंसान पर भरोसा किया, अरे मेरी सारी महत्वाकांक्षा बर्बाद कर दी। उसका गुस्सा और निराशा नोआ पर बरसने लगता है। फिर भी नोआ नहीं झुकता। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। सम्राट घबरा जाता है। नोआ जोर से गर्जना करता है और देखते ही देखते कई और बंदर उसकी आवाज में आवाज मिलाते हैं। तभी सम्राट को एहसास होता है कि ये बंदर अब उसके अनुयायी नहीं रहे। उनकी पुकार से चट्टानों के ऊपर से पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ आता है। अराजकता में सम्राट संतुलन खो देता है और खाई में गिर पड़ता है। आखिरकार नोआ अपने कबीले को बचाने में सफल होता है। जल्द ही एक नया घर बसाया जाता है और एक नई शुरुआत होती है। लेकिन जो लड़की गायब हो जानी चाहिए थी, अब वह फिर से सामने आती है। नोआ के मन में गुस्सा अब भी है, फिर भी वह उम्मीद करता है कि बंदर और इंसान शांति से रह सके। इस उम्मीद के प्रतीक के रूप में वह अपनी शांति हार नेकलेस एनी को दे देता है। लेकिन उसे क्या पता कि इंसानों ने एक नई योजना शुरू कर दी है। वे उपग्रह संकेतों को फिर से सक्रिय करने वाली मशीन चालू करते हैं और पहले से तैयार उपकरण उसमें स्थापित कर दिए जाते हैं। और इसी के साथ एक अनजानी रहस्यमयी योजना धीरे धीरे आकार लेने लगती है। और इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।